बोगी नंबर A4 के जितने भी यात्रीगण थे वो सारे के सारे उस नदी, उस पुल और ये जो समझौता क्या हो गया भाई बिंदिया और हुकुम्बा के बीच में, मतलब ऐसा कौन सा सौदा हो गया कि उसके बाद फिर बिंदिया ने जो किया वो तो किया, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन वो लड़का इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेगा, इतने में जो सामने अंकल बैठे हो तो बड़े पोलाइटली इंटरप्ट करते हैं कि बेटा एक छोटी सी चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ये बिंदिया जो है, अब ये तो हुकुम्बा को इसने अपने अंदर बुला कर रखा है, ठीक है, मतलब वश वश में है, इसके पास पूरी ताकत है, और दोपहर का वक्त कम तो नहीं होता, मतलब 6 घंटे तो काफ़ी होते हैं, उसको कौन सा पूरे किले में जाके सबको मारना है। तो ये जो इतना वक्त बस्ती में बैठ कर ये लोग अपना वेस्ट कर रहे हैं, और तुमने कहा कि बिंदिया घर को मिस कर रही है, हुकुम्बा अपनी ताकतें खो रहा है, तो ये यहाँ बाहर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे थे, सीधा सीधा किला चले जाते। नहीं मतलब देखो, एक तो बिंदिया का डरने की क्या ज़रूरत है, जब हुकुम्बा तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है। नहीं अरे हुकुम्बा तुम्हारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। अंकल आप उधर कपड़ा, आप इधर आइए, ऐसे करके लड़का जो है खड़ा होता है तो अंकल सब हंस देते हैं। लेकिन अंकल की बात में पॉइंट होता है कि बेटा मतलब सबको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो इतना सब कुछ खिचड़ी बनी है, सबके बदले अगर हम सीधे सीधे जाके राजा से ही बात कर लेते तो बात ही खत्म हो जाती। किले में जाके 6 घंटे के अंदर राजा को घेरना कोई इतनी बड़ी चीज तो थी नहीं। जब हुकुम्बा तुम्हारे साथ है तो कर तो सकते थे, कर तो सकते थे अंकल। लेकिन तकलीफ दोपहर की नहीं थी, तकलीफ थी राजा के राजघराने की, क्योंकि ये राजा जो थे ये वही थे ना जो 3 पीढ़ी पहले जिनके वंश में वो महान राजा थे, वही राजा जिन्हें पुष्पक गांव के लोगों ने सही किया था, याद है, महाराज वारुश। इस इंसान के कारण हुकुम्बा कतरा रहा था, या फिर कतरा रहे थे, क्योंकि सवाल बड़ा ही सिंपल था कि महाराज वारुश ने उस शाम क्या देखा। जो देखा क्या उसे समझा, और अगर समझा तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को यानी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये बात बताई, क्या उन्होंने राज दरबार को इस बात के लिए अलर्ट किया था, क्या वो दरबार हुकुम्बा के लिए पहले से तैयार बैठा था। जब तक इन बातों पे एक कंक्लूजन ना निकल जाए तब तक हुकुम्बा पहला स्टेप नहीं ले सकता था। और इसीलिए बिंदिया की कहानी आप आगे समझें उससे पहले ये 3 पीढ़ी पहले वाले महान राजा महाराज वारुश की कहानी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें थोड़ा बहुत तो हम जानते ही हैं ना, थोड़ा बहुत सुना है हमने, स्टोरी सुन ली, अब पूरा जानते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 16th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम 2 हुकुम्बा 3 चैप्टर 2। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले के चैप्टर्स नहीं सुने, यानी 2 हुकुम्बा 3 का चैप्टर 1 नहीं सुना है, और उसको सुनने से पहले 1 हुकुम्बा 2 की कहानी नहीं सुनी, उस कहानी में 5 चैप्टर्स हैं, तो प्लीज़ इसे मत सुनना, ये एक कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप इसको पहले ही सुन लोगे तो ये सिर्फ स्पॉयलर्स से भरा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ उसको पहले, और वो लिंक वगैरह मेरी बायो पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे एक प्ले के बटन पे आपको एक मूवी की तरह मिल जाएगा पूरा। तो आराम से बैठें, थोड़ा कुछ मैगी शैगी लेके चाय वाय बना के एकदम, है ना, आराम से रिलैक्स करें। एंड मैं कहानी पे वापस लौटता हूँ। तो कहाँ पे थे अपन? महाराज वारुश कौन थे जनाब? क्यों एक ऐसा जीव जिसके पास दैवीय शक्तियाँ थीं या असुर की शक्तियां थी, वो एक इंसान से कतरा रहा था, क्यों? समझते हैं। अब हमारी जो ये कहानी है ये थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है। कहां पे? पुष्पक गांव को मैसेज मिलता है कि उनकी बेटी को जहर दे के मार दिया गया। ये सुनने के बाद कौन सा गांव खुश रहता? गुस्सा था, खून खौल रहा था, लेकिन करते क्या? रूफानगढ़ एक बहुत ज़्यादा बड़ा राज्य था, और रूफानगढ़ का किला यानी कि रूफानगढ़ का जो पूरा राजघराना था, दैट वाज एक्सट्रीमली पावरफुल।
इस गांव के पास इतने लोग नहीं थे कि वो उनके द्वारपालों से भी लड़के अंदर जा पाए। क्या करते? उस बेबसी में एक सुझाव आया, हुकुम्बा। लेकिन इस बस्ती में मतलब हुकुम्बा की मान्यताएं थी, मानते थे लोग कि ऐसा होता है, गुहार होती है, रिस्पेक्ट करना। लेकिन इस गांव का ये किस्सा था करीबन मतलब 101 साल पहले। कोई औरत थी जिसने हुकुम्बा को गुहार लगाई थी। एक लैंड डिस्प्यूट के चलते कुछ था, ज़मीन का पंगा। हुकुम्बा आए, कारण सुना, कारण पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने उस औरत के साथ वही किया जो हुकुम्बा इंसाफ देते समय करते थे, 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये आखिरी दफा था जब पुष्पक गांव की तरफ से किसी ने हुकुम्बा को गुहार लगाई थी। इतने सालों के बाद अब इस महारानी वाले केस में कोई हुकुम्बा का नाम लेना चाहता था। डर था, लेकिन कारण भी कम नहीं था। कहा गया कि जिस शाम पुष्पक गांव को एक खबर मिली, कुछ वक्त के बाद हवा एकदम शांत, पेड़ों की पत्तियां ना बात करे, ना चिड़िया ना जानवर, जैसे मानो पूरा का पूरा गांव उस बेटी को खोने के सदमे में था। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो गांव के कोई दादा थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि किसी नासमझ ने गुहार लगा दी है, जाके देखो कोई मरा तो नहीं। गांव वाले इतने पैनिक हो गए, उन्होंने जाके ढूंढा भी, लेकिन गांव के सब लोग सही सलामत थे। पर बात ये थी कि वो माहौल भी जब इस तरह से बना तो समझ नहीं आया दिल में डर को जगह दें या थोड़ी हिम्मत बनाकर गुहार लगाएं। डिसीजन लिया जाता है, गुहार लगाई जाएगी। कौन लगाएगा? गांव के जो नेता होते हैं, उनकी जो बीवी थी वो तुरंत लीडरशिप लेती हैं यहाँ पे। कहती हैं कि वो मेरे लिए भी बेटी जैसी थी, बहुत मानती थी वो उन्हें, मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगी। गुहार लगाने से पहले जो पूरा गांव है, बेटा सुनो तुम, ये एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन कुछ चल रहा है क्या यहाँ पे? मैं तुम ये भी अभी जो उनकी जो बीवी हैं वो भी औरत हो गई, बिंदिया का भी गुहार लगा रही है। कभी वो बस्ती में क्या वो प्रिंस कौन था वो अगत से, उससे बचने के लिए वो माँ गुहार, ये गुहार सारी औरतें ही लगा रही हैं, ये हमारी नहीं सुनते क्या? अंकल, दरअसल हुकुम्बाओं को हमारे लिए नहीं बुलाया गया था। वो लड़का सामने जो आंटी बैठी होती है उनकी तरफ देखता है हल्के से। हमारे जैसे कुछ मर्दों के कारण बुलाया गया था। हुकुम्बा हमारी गुहार नहीं पहचानते, इसलिए हम अगर गुहार लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जो पूरा वो जो उनका कंपार्टमेंट होता है वो शांत हो जाता है। सामने जो आंटी बैठी होती हैं वो कुछ सोचने लगती हैं, उनके मन में पता नहीं कुछ ख्याल आने लगते हैं। पुष्पक हुकुम्बा की गुहार लगाता है। गांव के जो नेता थे उनकी बीवी वो गुहार लगाती है। मौसम बदलता है, मायूसी छाती है, सब जैसे शांत सा हो जाता है। महसूस होता है कि कोई है, और फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते। कुछ लम्हा पहले साफ था कि कोई तो थे जो उनके बीच में आए थे। मौसम हल्का सा बदलना और चीजों का, पर फिर कुछ भी नहीं हुआ। एक औरत ने अभी अभी गुहार लगाई थी। गुहार कभी भी अनसुनी नहीं जाती थी। गांव की जो औरतें थीं वो भी जब भी किसी को इस कहानी के बारे में बताती, चाहे बच्चों को बताती है किसी और को बताती, तो वो हमेशा हुकुम्बा की गुहार को या तो लिख कर कहती या कह देती कि हुकुम्बा की गुहार, पर वो कभी भी उस गुहार की लाइनों को नहीं भूलती थी। गुहार कभी अनसुनी नहीं जाती। यूं ही उन्हें बुलाओगे तो वो नोच खाएंगे। वाकई बेबस निकली तो हुकुम्बा इंसाफ दिलाएंगे। देयर इज नो अदर थर्ड ग्राउंड।
लेकिन यहां कुछ भी नहीं हुआ। ना हुकुम्बा ने काटा, ना हुकुम्बा ने वश में किया। कुछ समझ नहीं आता। और फिर अगले कुछ दिनों के अंदर रुफानगढ़ के किले में, उनके राज दरबार में मौत का तांडव मचता है। कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। इस कहानी का जो ये पहले के 6 एपिसोड्स हैं वो हम लोग इंस्टाग्राम पे एक डेमो के रूप में डालते हैं। तो अगर आप यहाँ सुन रहे हैं तो ये पूरी कहानी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक प्ले के बटन पे वहाँ पे जाएं, आराम से देखें, रिलैक्स होके देखें। आप ब्रेक मत लेना, आपका इंतज़ार रहेगा। बाय। आप वापस बीच बीच में जब बस्ती जाती थी, अभी जब आप किले में भी थी, तो आप वापस बस्ती में लौट के क्या करती थी? मतलब आपको तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं, आपको अगर पैसों की ज़रूरत थी तो वो भी आपको राज दरबार दे देता, आप बार बार बस्ती क्यों लौटती थी? सेनापति ने पूछा। सवाल जायज़ था। बिंदिया जितने ही टाइम उस किले में जाके रुकी थी और जितना टाइम लगा वो पुष्पक गांव से एक नई रानी को लेकर के आने में, इन सब में, तो वो हर 1-2 दिन के बाद वापस जो है अपने बस्ती में लौट जाती। अब ऐसा क्या था जो ये किले की जो पूरी खातिरदारी है उसे छोड़ छोड़ करके वापस उस बस्ती में लौट रही थी? इसी सवाल के साथ सिपाही सेनापति के मन में भी एक सवाल होता है कि हमेशा इतनी अलर्ट क्यों रहती है? जब ये किले में भी थी तो वहां पे जैसे हमेशा चौकन्ना रहना कि कुछ है कुछ है। इसके पास हुकुम्बा था। अंकल ने तो कही भी थी लाइन, अगर हुकुम्बा तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है, नहीं? ठीक है, तो ऐसा क्या था जिस वजह से बिंदिया हमेशा इतनी अलर्ट रहती थी? ऐसा क्या था कि बिंदिया बार बार अपनी बस्ती लौटती थी? बिंदिया की ये सारी हरकतें सेनापति के मन में कुछ कहानियां बुनने लगती हैं। कहानियां जिनकी जड़ शायद डर, शायद ऑकवर्डनेस, कुछ तो ऐसा था जो या तो बिंदिया बता नहीं रही थी या फिर बताना चाह नहीं रही थी। उस जंगल में जब बिंदिया की गुहार सुनी गई थी तो हुकुम्बा ने जब ये समझा कि गुहार व्यर्थ नहीं थी, जायज़ थी, तो उसने सबसे पहले वही काम किया जो हर हुकुम्बा हर औरत के साथ करता था, शर्त बताना। शर्त साफ थी, कोई भी औरत अपनी जिंदगी में हुकुम्बा को सिर्फ और सिर्फ 2 दफा बुला सकती है। पहली गुहार में अगर बात जायज़ निकली और इंसाफ मिला तो हुकुम्बा इंसाफ के बदले कुछ भी नहीं मांगते थे। लेकिन दूसरी दफा अगर उसने गुहार लगाई तो इंसाफ तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन बदले में उस औरत की जान भी जाएगी। चित और पट दोनों तरफ दूसरी गुहार के बाद मौत लिखी होती कि या तो जिस इंसान से तुम डर रहे हो वो तुम्हें मार देगा, या फिर इंसाफ दिलाने के बाद हुकुम्बा। मौत के वक्त दर्द नहीं होता था कभी किसी औरत को, जैसे मानो उसने पलकें झपकाई और फिर दोबारा कभी उसकी आंखें नहीं खुली, लेकिन मौत लिखी होती थी। हुकुम्बा ने जब ये शर्त बताई तो उसने ये भी साफ बताया कि ये बात वो कभी किसी को भी नहीं बता सकती। काइंड ऑफ एक उनकी सेफ्टी के लिए बनाया हुआ भी एक रूल था कि अगर किसी को पता चल गया कि गुहार सिर्फ एक बार लगाई जा सकती है, फिर हुकुम्बाओं का खौफ खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, ये बात हुई। अब बिंदिया जो थी उसने पहला गुहार तो लगा लिया था, पहले गुहार के बदले उसे इंसाफ भी मिल गया था। रुफानगढ़ वो सौदे के बदले आई थी, बहन को जिंदा करके आई थी। दूसरी गुहार वो नहीं लगा सकती थी, क्योंकि लगाई तो हुकुम्बा मारेगा, लेकिन अगर नहीं लगाई तो क्या सेनापति जान से जाने देगा? बिंदिया को सिर्फ घर लौटना था, उसको सिर्फ और सिर्फ घर लौटना था। अब बिंदिया ने जब हुकुम्बाओं के साथ समझौता किया फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई।
वो अब जो घर से दूर रहने के कारण जो मेंटली वो ड्रेन्ड थी, अब उसको दिक्कत नहीं थी। अब वो उस गांव में अपना कैंप लगा सकती थी। अब उसकी जो शारीरिक जो हेल्थ थी, सब कुछ वो इतनी बढ़िया होने लगी कि हुकुम्बा पूरे 2 पहर तक अब उसे अपने वश में रख पाता था, वो अपना काम कर लेता। इस बस्ती में उन लोगों ने अपना कैंप लगाया क्योंकि परफेक्ट था ना, नदी पास में थी, दिक्कत नहीं थी। अरे बेटा, पर ये जो नदी है इसका एग्जैक्टली तुमने वो रीज़न नहीं बताया कुछ, बर्मन साहब बोलते हैं। कलर। उस नदी का जो पानी था वो कलर नदी से बहता था। मैंने पिछली कहानी में भी बताया था, ये कहानी जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ये कहानी किशभा देश की कहानी है। इस देश में जैसे हमारे यहाँ पे गंगा, यमुना, नर्मदा करके नदियाँ बहती हैं और इन नदियों का पानी थोड़ा थोड़ा सा करके बह के कुछ और जगहों पे भी जाता है ना, वैसे ही करके किशभा में कलर नाम की एक बहुत महान नदी थी, बड़ी प्राचीन नदी थी। इस नदी का पानी उस छोटी सी नदी में आके बहता था। कलर का पानी हुकुम्बाओं के लिए बहुत कीमती था क्योंकि सदियों पहले इसी कलर के पानी से हुकुम्बा को बनाया गया था। समझौता कुछ यूं था। बिंदिया अपनी एक छोटी सी दुकान लगाती, दुकान क्या लगाती, नीचे एक छोटा सा मैट सा बिछा देती और उसके ऊपर अपनी बिंदियों को रखकर बेचती। बेचकर जब वो थोड़े से पैसे कमा लेती तो उसके बाद हुकुम्बा उसके शरीर को अपने वश में कर लेते और फिर उस बस्ती में घूम के वो बेची हुई बिंदियों का मुआयना करते। दरअसल सुबह सुबह उठकर उस वक्त पे जब बिंदिया उस नदी के पानी से अपनी बिंदियों का रंग मलती थी तो उन बिंदियों में एक खूबी पनपती थी। खूबी बड़ी सिंपल सी थी। कोई भी औरत, कोई भी लड़की जो उस बिंदियों को लगाए जो बिंदिया ने बनाई थी, अगर वो बेबस थी, if any woman or any girl was being abused and she could not talk, जब हुकुम्बा बिंदिया को अपने वश में लेते थे और वो अपनी आंखों से देखता था तो उसे वो बिंदिया का रंग काला नजर आता था, एक अजीब सा काला, एक ऐसा काला जो जैसे आसपास की रोशनी को भी अपने अंदर घसीट ले। हुकुम्बा हर उस बेबस लड़की को इंसाफ दिलाता। कोई गुहार नहीं लगाई जाती, बिल्कुल नहीं उसे बुलाया जाता, पर वो फिर भी करता। क्यों? क्योंकि गिल्ट। उसकी पुरानी गुहार अब भी अधूरी थी, उसकी जान बस जाने वाली थी। हुकुम्बा मरने से पहले जैसे अपने पापों का एक प्रायश्चित सा कर रहा था। बदले में हर शाम सूरज ढलने से थोड़ा सा वक्त पहले बिंदिया गांव से बाहर उस नदी पे जाती, उस पुल पर जाकर खड़ी होती और नीचे उस बहते नदी की ओर देखती। पिछले करीबन 24 घंटों में अगर किसी भी इंसान ने बिंदिया को याद किया कि उसे बिंदिया वाकई में उतनी ही पसंद थी जितना बिंदिया को वो पर्टिकुलर इंसान पसंद था, जैसे उसके मम्मी पापा, उसकी बहन, उसके रिश्तेदार, तो जब भी वो बिंदिया को याद करते और उसके बारे में बात करते तो उसे वो चीज़, उसे वो सीन, उसे वो लम्हा उस नदी में दिखाई देता, कुछ 15-20 मिनट तक के लिए। लेकिन उतने वक्त तक वो अपने चाहने वालों को और वो जिन लोगों से बहुत करीब थी, उन लोगों का चेहरा देखकर, उनकी जिंदगियों के हालचाल देखकर वो खुश हो जाती थी, उसे एक सुकून मिल जाता था। सूरज ढलता था और जो भी कुछ उसे दिखाई दे रहा वो सब गायब हो जाता। वो वापस अपनी बस्ती में लौट जाती और वो ये रोज करती थी। जब तुम्हें राज घराने की सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो हर 2 दिन में तुम बार बार उस बस्ती क्यों लौट जाते हो? माँ बाबा को देखने के लिए, छोटी को देखने के लिए।
अपने दोस्तों को देखने के लिए। बस फिर मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान लगा ली और वहीं नीचे बैठ के मैं बिंदियों को बेचा करती थी और लोगों को मेरी बिंदियाँ काफ़ी अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर रंग होते थे उनके। और फिर लोगों को अच्छी लगने लगी तो उन्होंने फिर मेरा नाम रख दिया, तो मुझे बिंदिया बुलाने लगे। और फिर एक सेकेंड, आपका नाम बिंदिया नहीं है? नहीं, वो तो गांव वालों ने दिया था मुझे। तो आपका नाम क्या है? बिंदिया हंसती है, नाम नहीं बताती, और सेनापति को वो जो कहानी सुना रही थी उस कहानी को सुनाना आगे कंटिन्यू करती है। बिंदिया वहाँ वो उस दुकान को लगाकर बैठने लगी। एक दिन उस दुकान के पास में एक बूढ़ी औरत, ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं, बूढ़ी औरत कुछ सब्जियों को ले रही थी। और जब वो बिंदियों की उस दुकान से गुजरी तो उस बूढ़ी औरत को जैसे हुकुम्बा महसूस हुआ। दादी थी, वही दादी जिसने जैसे ही बिंदिया को देखा तो वो तुरंत भाप गई कि इसके अंदर हुकुम्बा है। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी औरत अगर एक दफ़ा भी गुहार लगा ले और उसके अंदर कभी भी हुकुम्बा ने अपना घर बसाया हो, उस फीलिंग को वो कभी भूल नहीं पाते थे। कभी भी अगर किसी ऐसे इंसान के बगल से गुजरे जिसको हुकुम्बा ने अपने वश में कर रखा है तो वो तुरंत भाप लेते थे कि इंसाफ दिलाया जा रहा है। दादी तुरंत पहचान जाती हैं कि वो हुकुम्बा था, पर वो कुछ भी नहीं कहती। बिंदिया से उसके हाल पूछती हैं, वो कहाँ से है पूछती हैं, कहाँ रुक रही हो, ये सब सारी सवाल जवाब होते हैं। अरे हमारे पास एक कमरा है, तुम वहाँ क्यों नहीं, ऐसे करके वो बिंदिया को कैसे तो भी बस वहाँ से लेकर चली जाती है जैसे कि उनका कोई अपना सा हो। वो बिंदिया को कभी समझ नहीं आया कि उनके बीच में क्या रिश्ता था। रिश्ता हुकुम्बा था, एक ऐसा हुकुम्बा का रिश्ता जो दादी के पति दादाजी को खुद नहीं पता था कि कभी उनकी बीवी ने हुकुम्बा को गुहार लगाई है। उन्हें बस अच्छा लगता था कि उनकी बीवी के लिए एक बच्ची जैसी कोई थी। उनको लगता था कि उनकी बीवी का मन बहल जाता है, वो भी खुश रहते थे। इस बारे में कभी दादी ने बिंदिया को नहीं बताया, ना बिंदिया से हुकुम्बा के बारे में कभी भी कुछ पूछा। नेवर। बिंदिया और सेनापति आखिरकार उस बस्ती में पहुंचते हैं। बिंदिया तुरंत उस घर के पास वापस लौटती है जिस घर के बगल में उसने कभी अपनी दुकान लगाई थी। पहुंचते ही दादी उसे बहुत जोर का एक हक करते हैं, उसको पूछते हैं तो कैसी है उस, क्योंकि खबर तो फैल चुकी थी ना कि रूफानगढ़ के किले में एक रानी आ गई है जो राजघराने से नहीं, सबको पता चल गया था ये बात, लेकिन बिंदिया की बात किसी को नहीं पता थी। दादी बस ये जानना चाहती थी कि बिंदिया ठीक है कि नहीं है, क्या है, हुकुम्बा ने इंसाफ दिलाया नहीं क्या। वो एकदम झप्पी पा लेती हैं, झप्पी पा के ऐसे कस के पकड़ी रहती हैं। बिंदिया हंस रही होती है, वो क्या आप कैसी हो सब पूछ रही होती है, लेकिन दादी उसे छोड़ती नहीं, दादी कस के पकड़ी रहती है। और फिर ना उसके कान में धीमे से पूछती है, इंसाफ मिला? बिंदिया, हुकुम्बा ने इंसाफ दिलाया? बहुत हल्के से पूछती है उससे कान में। बिंदिया की आंखें भर जाती हैं। उसे नहीं पता था कि दादी को पता है, कि किसी को भी नहीं पता था ना, उसके घर वालों को भी उसने कभी बताया नहीं, तो किसी को नहीं पता, वो अपने अंदर लिए बस। बिंदिया थोड़ी सी दूर होती है, हाँ में सर हिलाती है, उसकी आंखें एकदम भरी हुई सी होती है, आंसू गिरता है। दादी दोबारा से हक कर लेती है, अरे तू कैसी है, जम जम के कुछ और बातें करने लगती, किसी को कुछ सुनाई ना दे, कुछ पता ना चले। दादी अंदर कुछ खाना वाना करने के लिए निकलती हैं, बिंदिया कुछ काम है करके, तब उतने में पता चलता है कि सेनापति जो हैं वो दरअसल बिंदिया को घर तक हिफाजत से छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो दादी जो हैं वो बड़ा शुक्रिया अदा करती हैं, बातें बातें होती हैं। इतने में बिंदिया जो थी वो उस गांव, उस बस्ती के बाहर जो वो नदी बहती थी, उस नदी के पास जाती है और
उस पुल पे जाके खड़ी होती है, अपनी झोली में से वो एक बक्सा निकालती है, उस डब्बे को खोलती है और उससे पूरा का पूरा उल्टा उड़ेल देती है। खूब सारी बिंदियां उस नदी में जाकर गिर जाती हैं और कुछ लम्हों के लिए काफी बड़ी जगह तक सब एकदम डार्क पर्पल वॉयलेटिक बैंगनी सा एक रंग सा हो जाता है उस नदी में सब कुछ। और फिर कुछ लम्हों में सब एकदम, बिंदिया नदी की तरफ देखती है और एक शुक्रिया अदा करती है हंसते हंसते। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, बस वो खुश थी। वापस अपनी बस्ती लौटती है। बस्ती लौटने के बाद जाने से पहले दादी जो हैं उसको कुछ खाने का कुछ कुछ बनाया होता है, वो उसको देती हैं कि रास्ते में खा लेना, अरे ख्याल रखना ऐसा ऐसा। उसको हक करती हैं, उसको विदाई देती हैं। और जाते जाते सिपाही जो होते हैं, सेनापति जो होते हैं, उनको भी एक झप्पी पाई जाती है। भाई वो इतनी प्यारा सा काम कर रहे थे, बेटी को घर पहुंचा रहे थे, माँ बाबा के साथ आना, सारी बातें होती हैं। सफर दोबारा से शुरू होता है, एक आखिरी सफर बिंदिया के घर की तरफ, रिझा की तरफ। सफर में सिर्फ 2 लोग, बिंदिया और सेनापति। लड़का ये कहने के बाद एकदम शांत सा हो जाता है। उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे होते हैं सब, आखिरी सफर शुरू होने वाला था। वो पहुंच तो जाएगी ना घर सही से? सबके बहुत सारे सवाल थे, वो पूछ भी रहे थे। लड़का सिर्फ हंस रहा था, किसी को कुछ नहीं बता रहा था, बस हंस रहा था। सामने जो आंटी बैठी होती है वो कहती हैं, अब समझ में आया इसने मुझे लगाने से क्यों मना करी थी गुहार, तुम तो सब लगा रहे थे। हाँ, मैं लगाती तो वाकई में आ जाते। तो सब हंस देते हैं। लड़का कहता है, अरे नहीं आंटी, अब टेंशन मत लीजिए, कहानी में टाइम आएगा, हम आपको एकदम गुहार लगाने के लिए, आप बिल्कुल अच्छे से लगाएगा। अरे मैं लगानी नहीं है, क्यों? हमको 2 टुकड़ों में होना ही नहीं है, तुम लोगों 2 टुकड़ों में, तुम मर्द लोग करो, हमको ऐसे करके सब ऐसे मजाक मस्ती वहां पे चलती रहती है। सब खुश थे, कहानी अच्छी चल रही थी, सब कंफ्यूज थे कहानी किस मोड़ पे जाएगी। लड़का हंसता है, पीछे की तरफ टिकता है, क्योंकि कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी। इतने में ट्रेन जो है वो धीमे से थमती है। 3 छोटे स्टेशंस बीच में आने थे, तीसरा स्टेशन आ चुका था। कोई भी नहीं चढ़ता, एटलीस्ट इनकी बोगी में तो नहीं ही चढ़ता। ट्रेन एक सीटी मारती है, आगे की तरफ बढ़ती है। अब कोई छोटे स्टेशंस नहीं थे, अब कोई छोटी मंजिलें नहीं थी। अब एक के बाद एक उस छोटे से कंपार्टमेंट में बैठे सभी के स्टेशंस आने थे। हमारी ये कहानी, हमारा ये सफर, दोनों अपने एंड के काफी करीब पहुंच चुके थे। पहुंचना भी जरूरी है ना, क्योंकि जब ये कहानी खत्म होगी तभी तो कहानियों का एक खेल शुरू होगा, नहीं? एनीहाउ, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे जाते हो तो आप लोगों को अगला चैप्टर अगर सुनने का दिल करता है तो उस चैप्टर को हम लोग अगले 5 दिनों के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। अगर अभी एट प्रेजेंट कितने व्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उस पर्टिकुलर वीडियो पे, और हम लोगों ने टारगेट कितने व्यूज़ का रखा है वो अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो अगले 5 दिनों के अंदर आपको अगला चैप्टर मिल जाएगा। नहीं भी हुआ तो हम जल्दी ले आएंगे, लेकिन हाँ, अगर वो टारगेट रीच हो जाता है तो एक मोटिवेशन सी मिलती है। तो या कहानियां बहुत बड़ी है सुनाने को, सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?